Everyone, welcome to Free Study. So, second video for Insta March 2020 Current Affairs compilation from Insights IAS. And we have done one video of this particular month. So, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जून से लेकर फरवरी तक सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर, सो जस्ट आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है। एंड अब आप प्रैक्टिस पेपर्स भी करना शुरू कर दीजिए, और अगर आपने कर दिए हैं देन वेरी गुड। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें एंड हम स्टार्ट करते हैं। आज पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, 23 से स्टार्ट करेंगे। 22 पेजेस हमने कर लिए हैं। सो दिल्ली असेंबली पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट एनपीआर एंड एनआरसी। तो दिल्ली असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है एनपीआर एंड एनआरसी के थ्रू, एंड 11 इंडियन स्टेट्स ऐसा रिजोल्यूशन पास कर चुकी हैं। तो क्या स्टेट्स एनपीआर एंड एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज़ कर सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? तो जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सिटीज़नशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, जो फॉरनर्स हैं, एंड उसके बारे में लिखा हुआ है, मेंशन्स एक्सक्लूसिवली इन द यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। एंड सिटीज़नशिप एंड उसके जो लॉज हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डोमेन में आते हैं। एंड अगर स्टेट्स उनको इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज़ करती है तो उसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। तो स्टेट्स क्या कर सकती हैं? स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में जा सकती हैं चैलेंज करने के लिए, लेकिन रिफ्यूज़ करना उनकी पावर में नहीं है, तो वो मना नहीं कर सकते। आर्टिकल 365 मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें। अगर फेल हुए तो प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी ऑन, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है एंड ऑल दैट। तो स्टेट का कॉपरेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनआरसी इम्पॉसिबल होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेंगी। ये एक ह्यूज एक्सरसाइज है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का साथ लेना ज़रूरी है। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिटीशंस फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए कि ये लोकल बॉडी, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी एंड पंचायत के इलेक्शंस कराता है, तो ये कोविड-19 थ्रेट की वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं इलेक्शंस। तो इशू क्या है? गवर्नमेंट ने अपनी पिटीशन में एपेक्स कोर्ट के सामने जब रखी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक्यूज़ किया दैट दे आर नॉट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, जबकि जो मेजर डिसीजंस हैं ऑफ डेफरिंग द पोल्स, एंड कॉल द, इस मूव को उन्होंने कहा कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नमेंट ने ये भी मतलब ऑल्सो फाउंड फॉल्ट विद द एससीसी की हाई कोर्ट से कंसल्ट नहीं किया एंड हुज इंस्ट्रक्शंस द इलेक्शंस वर स्केड्यूल्ड। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं इलेक्टोरल रोल्स का, एंड कंडक्ट करते हैं इलेक्शन सभी पंचायत एंड सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। आपका आर्टिकल है 243 के एंड 243 ZA। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए KP से, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो, एंड इसको ध्यान रखिए जाम से, ZAM, जैम को आपको Z बनाना है। नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। आर्टिकल 243C3, गवर्नर जो हैं जब उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करती है तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टाफ भी प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होने हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की। एंट्री नंबर 5 लिस्ट सेकेंड 7th शेड्यूल के अंदर ये आता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड किया गया था 1992 में, एंड इनकी जो टर्म थी वो 5 इयर्स भी कर दी थी इन इंस्टीट्यूशंस के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, क्या उनका सिमिलर मैंडेट है? क्या सिमिलर पावर्स हैं? तो 243 के ये कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने होंगे इसी तरीके से जैसे आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, ले एंड मतलब सेम स्टेटस एंजॉय करते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ को कहा कि सेम पावर्स हैं। किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द एससीसी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, एंड इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने होंगे।
सो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती हैं, तो आर्टिकल जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते कंडक्ट ऑफ पोल्स में टू द लोकल बॉडीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट अगर एक बार इलेक्टोरल प्रोसेस मोशन में सेट हो जाए। आर्टिकल 243O ये बैन करता है इंटरफेरेंस को। 329 बार करता है इंटरफेरेंस इन सच मैटर सेट इन मोशन बाय EC एंड 243O SEC। ओके थोड़ा बहुत आप ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी से भी पढ़ लीजिएगा। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इन्हें अपॉइंट तो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि को रिमूव सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। एक ऐसे ही केस था महाराष्ट्र 2008 में जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नंदलाल को अरेस्ट कर दिया गया था एंड 2 दिन के लिए उन्हें जेल में रखा गया था मार्च 2008 में, जब उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का गिल्टी पाया गया। एंड लाल ने असर्ट किया कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास पावर है टू होल्ड द इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ मेयर, डिप्यूटी मेयर, सरपंच एंड डिप्यूटी सरपंच। कांग्रेस एमएलए ने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया कि नोटिफिकेशन को ऑब्जेक्ट करते हुए, एंड जो प्रिविलेजेस हैं दे आस्क्ड हिम टू अपीयर एंड एक्सप्लेन, एंड लाल जो थे मीन्स आपके जो नंदलाल हैं वो नहीं आए, जिसकी वजह से कमेटी ने कहा कि वो ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, इसलिए 2 दिन की इन्हें सिविल इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। तो नंदलाल का नाम आप ध्यान रखें। आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का। अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिप कर दिया है मणिपुर कैबिनेट मिनिस्टर। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यूनिक पावर देते हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं पार्टीज के बीच में, एंड वेयर एट टाइम्स लो या फिर जो स्टैट्यूट है वो रेमेडी ना प्रोवाइड करे, बट कोर्ट अपने आप से कुछ मीन्स डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अपने आप से कुछ मीन्स कर सकते हैं, उनको इतना फ्रीडम है। नाउ आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट जब इस जुरिस्डिक्शन का यूज़ करेंगे तो वो कुछ ऐसी डिक्री या कुछ ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं जो कंप्लीट जस्टिस के लिए नेसेसरी हो। एंड ऐसा कोई भी डिक्री अगर पास होगा तो वो जो ऑर्डर होगा वो इन्फोर्सिएबल होगा पूरी इंडिया की टेरिटरी में, इसी तरीके से जिस तरीके से लॉ में लिखा गया है। एंड वो लॉ कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। एंड जब तक प्रोविजन रहेगा तब तक, एंड प्रेसिडेंट में भी ऑर्डर प्रेस्क्राइब। ओके सो नाउ व्हाट इज सेक्शन 188 IPC? तो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 जो है वो पनिशमेंट देता है सेक्शन 188 ऑफ IPC 1860 के अकॉर्डिंग फॉर फ्लटिंग ऑर्डर्स इशूड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19। पहले जो एक्ट था उसने रूटीनली मीन्स उसको इन्फोर्स किया गया ताकि आउटब्रेक को रोका जा सके, जैसे कि स्वाइन फ्लू, डेंगू, कॉलेरा। एंड अब जो पेनल प्रोविजंस हैं वो भी स्टेट्स ने इन्वोक कर दिए हैं टू कंटेन COVID-19 पैंडेमिक। नाउ सेक्शन 188 ऑफ IPC जो है वो रिलेट करता है डिसओबीडियंस से टू ऑर्डरली ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ते हैं। क्या होगा अगर लॉकडाउन ऑर्डर्स को वायलेट किया? तो सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग 2 ऑफेंसेस हैं। अगर डिसओबीडियंस किया टू द ऑर्डर लॉफुल प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, तो इस तरीके का डिसओबीडियंस का ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस एंड इंजरी करता है पर्सन्स को टू लॉफुली, जो लॉफुली एम्प्लॉयड है, 1 महीने की सज़ा और 200 रुपये का फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा डिसओबीडियंस जो जिससे कि ह्यूमन लाइफ को खतरा हो, हेल्थ को या सेफ्टी को, तो 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जो CRPC 1973 उसका जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, बेलेबल हैं, एंड मजिस्ट्रेट भी उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, बट किस सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 188 IPC इन्वोक किया जाता है नॉर्मली? तो अंडर सेक्शन 188 में पनिश करने के लिए जो ऑर्डर हैं वो सिर्फ पब्लिक पर्पसेस के लिए होने चाहिए एंड पब्लिक फंक्शनरीज के थ्रू ही होने चाहिए। नाउ मणिपुर MLA श्याम कुमार डिसक्वालिफाइड फॉर डिफेक्शन। तो मणिपुर के स्पीकर यमुनम खेमचंद ने थो नाउ जम श्याम कुमार को मेंबर ऑफ असेंबली को डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, क्योंकि श्याम कुमार ने BJP ज्वाइन कर ली जैसे ही आफ्टर बीइंग वोटेड टू पावर ऑन अ कांग्रेस टिकट, मींस वो कांग्रेस टिकट के थ्रू जीते थे 2017 असेंबली पोल्स में। तो ये 10th शेड्यूल का
आपका प्रोविज़न का उल्लंघन है। एंटी डिफेक्शन लॉ हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो। एंड एंटी डिफेक्शन हम जून से लेके फरवरी तक आई थिंक हमने 6 या 7 टाइम्स किया है, तो ये आप खुद से रिवाइज करेंगे। ये सभी रिपोर्ट की हुई है, 170 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की, तो कुछ नया नहीं है। जो नया था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ ऐसे फ्रीज ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज एनुअल्स आरबीआई कर्व। सो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 6 2018 का जो सर्कुलर था आरबीआई का, उसे एक तरफ रख दिया है, जिसके जो प्रोहिबिट करता है बैंक को और एंटिटीज़ को रेगुलेटेड बाय इट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू वर्चुअल करेंसीज। तो आरबीआई अभी तक किसी स्टैंड पे नहीं आया कि कोई भी एंटिटीज़ नेशनलाइज्ड बैंक्स हों, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या एनबीएफसीज, उन्हें कोई लॉस या फिर एडवर्स इफेक्ट हुआ हो ड्यू टू वर्चुअल करेंसीज एक्सचेंजेस। तो आरबीआई का जो सर्कुलर है वो डिसप्रोपोर्शनेट है विद एन अदरवाइज कंसिस्टेंट स्टैंड टेकन बाय द सेंट्रल बैंक दैट वर्चुअल करेंसीज वर नॉट प्रोहिबिटेड इन द कंट्री। ये हम अब इतना नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो टॉप कोर्ट का ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपील की थी ऑब्जेक्टिंग टू आरबीआई बैन। अप्रैल 2018 में सेंट्रल बैंक ने वर्चुअल करेंसीज का मीन्स डिस्करेज करने के लिए बैंक ने रूल्स को टाइट किया था। तो क्रिप्टो करेंसी अगेन हम नहीं करेंगे, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज भी हमने कई बार किया हुआ है। अगर आपने सभी वीडियोस देखी हैं तो क्रिप्टो करेंसीज भी आई थिंक 3 या 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। नाउ सेंटर कैन नॉट ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल को ब्रांड नहीं कर सकते, एंड उनके पास ये राइट भी नहीं है कि वो फॉरेन फंड्स को रिसीव करें फॉर यूजिंग लेजिटिमेट फॉर्म्स ऑफ डिसेंट टू एड अ पब्लिक कॉज। केस क्या था, एक पिटीशन फाइल की इंसाफ ने, दैट इज इंडियन सोशल एक्शन फोरम, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। इसके अंदर चैलेंज किया गया कुछ प्रोविजंस को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स ऑफ 2011 को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनगाइडेड एंड अनकैनलाइज्ड पावर्स है इन लॉज के अंदर कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल ब्रांड कर सकते हैं एंड अपना जो एसेस है वो भी शट डाउन कर सकते हैं टू फॉरेन फंड्स। तो कुछ प्रोविजंस देखते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 चैलेंज किया गया कि ये वेग है। So various clauses of Rule 3 of 2011 rules were challenged, and ये जो provision था ये various types of political activities को identify करता है, जिसमें जो organizations हैं उनकी foreign funding रोकी भी जा सकती है, गवर्नमेंट उन्हें रोक सकता है। इसके अंदर आप ये और बात ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अर्लियर जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट थी उसमें भी ऑब्जर्वेशंस के साथ वो एग्री हुए थे कि जो प्रोविजंस हैं अंडर द एफसीआर एक्ट एंड द रूल्स वो एक्सपेंसिव हैं, वेग नहीं हैं, एंड जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस प्रोविजंस के लिए वो असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये भी क्लियर किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस्ड नहीं है फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई नहीं कर सकती पॉलिटिकल अपने लेजिटिमेट फॉर्म्स ऑफ डिसेंट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि बंद, हड़ताल, रोड रोको, जेल भरो, टू एड अ पब्लिक कॉज। नाउ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ कंट्रोवर्शियल नेम एंड शेम होर्डिंग्स। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया है कि वो नेम एंड शेम जो होर्डिंग्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उनको रिमूव करेंगे। इशू क्या था, पुलिस ने काफ़ी सारे होर्डिंग्स लगा दिए थे लखनऊ में, एंड जब देखा था कि वायलेंस हो रहे हैं प्रोटेस्ट के टाइम पर अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन दिसंबर लास्ट, सो एक फियर था सेफ्टी को लेके, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज टेकन स्यो मोटो नोटिस ऑफ दिस एक्ट। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या कही गई कि जो स्टेट का जो एक्शन है वो कुछ नहीं है बल्कि एक अनवारंटेड इंटरफेरेंस है इन प्राइवेसी ऑफ पीपल, मींस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है एंड पर्सनल लिबर्टी उसके खिलाफ है, वॉयलेट करता है। जो प्लेसमेंट है पर्सनल डाटा ऑफ सिलेक्टेड पर्सनस की, इट रिफ्लेक्ट्स कोलोरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द गवर्नमेंट, एंड कुछ प्रोविजंस होंगे जो कि एम्पावर करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स को टू टेक द पिक्चर ऑफ एक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड, बट वो भी पब्लिकेशन के लिए अलाउड नहीं होगी। कोई भी पावर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में नहीं देती पुलिस को या एग्जीक्यूटिव को कि वो पर्सनल
पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन को एट पब्लिक डिस्प्ले करें। तो कोर्ट के इशू पर मीन्स ऑन द इशू ऑफ द कोर्ट टेकिंग द केस, जहां पर भी ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है पब्लिक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट से, लॉ को डिसऑबे किया गया है एंड पब्लिक ने सफ़र किया है, प्रीशियस वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को इंजरीज हुई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एक्शन लेगा। हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंडेड इट्स मूव, तो उन्होंने भी कहा कि जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेइंग पर्सनल डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो इसीलिए है ताकि जो मिसचीफ मॉन्गर्स हैं वो डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ना कर पाएँ। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट पिटिशंस एंड सेफगार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डिले कॉन्विक्ट्स हैंगिंग। तो एक मर्सी प्ले फाइल्ड की वन ऑफ द 4 कन्विक्ट्स इन 2012 दिल्ली गैंगरेप केस, आपको पता होगा निर्भया केस, जिसे रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने एंड अब उनको फांसी दी जा चुकी है मार्च 20 को। एंड जो फ्रेश डेट इज़ इन लाइन की जो गैप है 14 डेज का बिटवीन द डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द मर्सी एंड द डेट ऑफ हैंगिंग, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ रेगुलर प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है डेथ पेनल्टी केसेस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रायल कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही दे सकता है। ये जो सेंटेंस होता है ये ऑटोमेटिकली रेफर किया जाता है हाई कोर्ट को फॉर कंफर्मेशन। एक वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन इशू किया जाता है जब सेंटेंस कंफर्म कर दे हाई कोर्ट भी। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर हाई कोर्ट डिसीजन के आप अगेंस्ट हों, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं एंड क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। दोनों ही स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेसेस हैं एंड एक मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट में भी फाइल इसके बाद भी। एंड ये जो पिटीशन है इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सैंक्शन फ्रॉम द होम मिनिस्टर। तो जो कन्विक्ट है फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा सकता है एक पिटीशन फाइल करके कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है उसकी लेजिटिमेसी को चेक करने के लिए। तो फाइनली जो डिस्पोजल ऑफ पिटीशन है वो एंड हो जाती है एंड डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। 4 सेपरेट पिटीशंस अवेलेबल होती हैं कन्विक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देते हैं कन्विक्शन के लिए। सो देयर इज नीड्स फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज, रेगुलर लीगल प्रोसीजर्स जो डेथ पेनल्टी केसेस में होते हैं दैट हैज़ मल्टीपल चेक्स बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ पास्ट फेलियर्स एंड इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है फॉर डेथ रो कन्विक्ट्स। नाउ SC टू हियर उत्तर प्रदेश प्ले ऑन लखनऊ बैनर्स टुडे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हैज़ चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ने जो डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज़ अभी हमने पढ़ा ऊपर कि लखनऊ में उनका जो राउट जो मीन्स एक तरीके से उनको बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उन्होंने किया है। सो रिमूव रोड साइड बैनर्स डिस्प्लेइंग द पर्सनल डिटेल ऑफ सिलेक्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ वैंडलिज्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट के दौरान। तो स्टेट ने चैलेंज किया है जुरिस्डिक्शन ऑफ इलाहाबाद बेंच ऑफ द हाई कोर्ट टू सुयो मोटो टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द बैनर्स इन लखनऊ। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है, स्टेट ने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट ने इन्वोक किया है पब्लिक इंटरेस्ट जुरिस्डिक्शन एंड इट वाज अवेलेबल ओनली टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स प्लैगुइंग द अंडर प्रिविलेज्ड लॉट। सो ये हम बस इतना ही करते हैं, आगे करेंगे रोल ऑफ LG एंड गवर्नमेंट इंटरवाइंड मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है रेस्ट्रेनिंग द LG एंड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द डे टू डे अफेयर्स, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एंड कहा मद्रास हाई कोर्ट ने कि डे टू डे इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। तो बैकग्राउंड क्या है, 30 मार्च 2019 को मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो LG हैं उनके पास पावर नहीं है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरफेयर करें एंड ना ही ये कोई राइट है कि वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पुडुचेरी गवर्नमेंट से मांगे। क्या ऑब्जर्वेशंस की हाई कोर्ट ने, जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एंड जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी वर इंटरवीन्ड एज पर लॉ एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन यूनिसन एंड नॉट इन डिवीजन। पास जजमेंट में भी सिंगल जज जो हैं हैड अर्ड इन होल्डिंग कि जो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेम पावर इंजॉय करती है टू दैट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। जो गवर्नमेंट है वो ट्रस्टी है फॉर द लिटिल मैन हु शुड नॉट हैव अ परसेप्शन that running of a government is a gigantic conspiracy।
क्या पावर्स हैं एलजी ऑफ पुडुचेरी के पास? तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, तो 6369 पीछे से अगर आप देखेंगे तो 369 इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये प्रोवाइड करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी की, एंड उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि गवर्न करेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को। एंड जो सेम एक्ट है वो ये भी कहता है कि यूटी को एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज एलजी। सेक्शन 44 एक्ट का ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड होंगे बाय चीफ मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे एडमिनिस्टर को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। एंड जो एलजी हैं कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन इन द मैटर ऑफ लॉ मेकिंग, मीन्स ये अलाउ भी करता है इवन दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैड द टास्क ऑफ एडिंग एंड एडवाइजिंग हिम। नाउ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड है कि वो इस चीज़ को प्रेसिडेंट के सामने लेके जाएं, एंड जो एक्ट होगा मीन्स जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये क्लेम करे कि मैटर बहुत अर्जेंट है, इमीडिएट एक्शन लेने ज़रूरी हैं, तो वो ये क्लेम कर सकते हैं। नाउ विथ व्हेन प्रायर सैंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड, तो सेक्शन नंबर 22 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का प्रायर सैंक्शन चाहिए कुछ सर्टेन लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए, जैसे कि बिल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में मूव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर की, जुरिस्डिक्शन एंड पावर हो गई कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर की विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। एंड ये ऑब्लिगेटरी है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पार्ट पे कि वो रिकमेंडेशन ले एलजी का कोई भी बिल मूव करने से पहले या कोई भी अमेंडमेंट जिसके थ्रू इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन या रेगुलेशन हो ऑफ एनी टैक्स या फिर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी। एसेंट ऑफ एलजी, तो जब असेंबली बिल को पास कर देती है तो एलजी एसेंट को दे भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, एंड वापस भी भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए भी। Now Supreme Court dismisses plays against post based reservation in कर्नाटका, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मीन्स रिजेक्ट कर दी है कि क्रीमी लेयर या फिर बेटर ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग SC ST। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्ले आया था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए या जो बेटर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं SC ST में एंट्री लेवल पर भी, सो ये जो है रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि देखिए ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये करंट अफेयर्स की रिजर्वेशन जो था प्रमोशन के अंदर उसके अंदर ये ख़त्म किया गया है क्रीमी लेयर, लेकिन एंट्री लेवल पर नहीं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टू चैलेंज द एक्शंस ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट टेकिंग परसुएंट टू अ लॉ विच वॉज ऑलरेडी held to be valid by the top court in 2019। तो ये एप्लीकेशंस फाइल की गई BK पवित्रा केस के अंदर 2019 में, जिन्होंने अपहेल्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कर्नाटक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन दैट इज टू द पोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा कि जो एक्ट है ये वैलिड एक्सरसाइज है गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4A, जिसके अंदर स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशंस दे सकते हैं SC ST को इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। कर्नाटका लॉ का क्या कहना है? अगेन जो सीनियोरिटी है पर्सन्स की बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरीज, दे विल बी प्रोमोटेड अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ कर्नाटक। सो नाउ व्हाट इज़ द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट? तो जो मीन्स टेस्ट या जो क्रीमी लेयर है ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आया था, जिसके अंदर 9 जज बेंच थी। नवंबर 16, 1992 को ये रिजल्ट आया था, मीन्स जजमेंट आया था कि क्रीमी लेयर्स मीन्स बैकवर्ड क्लासेस के वो मेंबर्स जो कि एडवांस्ड हों सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के लिए इनका आर्टिकल 335 है जो कि स्पेशल मेजर्स प्रोवाइड करता है सो दैट SC एंड ST का जो क्लेम्स हैं वो अडॉप्ट किए जा सकें। अगेन मेन पॉइंट यही है ताकि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव डन इट मेनी अ टाइम्स, एंड बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये अब कॉन्टेक्स्ट में क्यों है। लेकिन वैसे अगर आपने सभी वीडियोस देखी होंगी जून से लेके मार्च तक की, तो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 3 या 4 टाइम्स किया है। सो आप सभी वीडियोस को देखें, कोई भी ऐसा टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगी जो कि नहीं किया हुआ हो, क्योंकि मैं भी खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड इसलिए मैं आप ये मत सोचिए कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपका छूट जाएगा, छूटेगा
नहीं। आप अगर सभी वीडियोस देखेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 3 या 4 बार मैंने समझाया है, तो प्लीज़ सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट्स हैं वो एम्पावर्ड हैं कि वो पार्टीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं टू ऑर्डर पार्टीज इन अ कंटेम्प्ट केस कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करें इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर प्रेजेंस इन प्रोसीडिंग्स। तो ये जो कोर्ट है ये कंटेम्प्ट केस को सुन रहा है इन कनेक्शन विद अ सिविल सूट ऑन पार्टीशन ऑफ अ डिस्प्यूट्ड प्रॉपर्टी इन दिल्ली। इसके बाद कंटेम्प्ट कोर्ट क्या होता है वो हम नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। प्रिविलेज मोशन देखिए यहाँ पे भी इन्होंने खुद ही लिख दिया है दैट कवर्ड प्रीवियसली ऑन दिस। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी बार मीन्स हो चुके हैं। नाउ सस्पेंशन ऑफ 7 कांग्रेस एमपीज रिवोक। तो ये हमने किया था कि 7 जो कांग्रेस के एमपीज थे उन्हें सस्पेंड कर दिया था, मीन्स एक तरीके से क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। तो लोकसभा ने अब रिजोल्यूशन पास कर दिया है एंड अब इनका जो सस्पेंशन है वो रिवोक भी हो चुकी है। ठीक है, बाकी इसका जो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो इशू है वो रिसेंटली कवर्ड है इस टॉपिक पर। ओके, सो नो नीड टू रीड इट अगेन। स्टार्ड क्वेश्चंस भी हम पहले से ही कर चुके हैं एंड वी डोंट नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, लेकिन ये मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। तो कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कहा कि उनकी जो राइट है एज एन एमपी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोकसभा में, वो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नहीं बोलने दिया। एंड राहुल गांधी ने कहा कि गवर्नमेंट वाज आस्किंग द गवर्नमेंट टू नेम विलफुल कि कौन बैंक लोन डिफॉल्टर्स हैं बट वाज नॉट अलाउड अनदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड उन्हें दूसरा क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया। तो एमपी का क्या राइट होता है क्वेश्चन करने के लिए? तो एमपी के पास राइट होते हैं कि वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो या अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड क्वेश्चन आर इस तरीके का मैकेनिज्म होता है जहां पर मेंबर्स क्वेश्चंस पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आर क्या होता है? अगेन इसको आप एक बार पॉलिटी की बुक से भी रिवाइज कर लें, इस पीडीएफ से भी रिवाइज कर लें, क्योंकि मान लीजिए अगर ये टॉपिक आता है मीन्स के अंदर तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, राहुल गांधी वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा। तो करंट अफेयर से आप लिंक करेंगे पॉलिटी को। ओके, तो क्वेश्चन आर जो फर्स्ट आर होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसे क्वेश्चन आर कहते हैं। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी लिखा हुआ है। इसके अंदर मेंबर क्वेश्चंस पूछते हैं एंड मिनिस्टर्स आंसर्स करते हैं। कितने स्टार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो पर क्वेश्चन आर 20 क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं फ्रॉम द 4th सेशन ऑफ द 5th लोकसभा इन 1972। तो जब 5वीं लोकसभा हुई थी 1972 में, वहाँ से डिसाइड किया गया था कि जो स्टार्ट क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे एक क्वेश्चन आर में चौथे सेशन से। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 3 हैं आपके, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड जो अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे मेंबर ओरल आंसर मांगता है मिनिस्टर इन हाउस से एंड उनसे मीन्स एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नाउ जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर रिटन आंसर मांगा जाता है बाय द मेंबर एंड इज डीम्ड कि जो रिटन आंसर हो वो टेबल ऑफ द हाउस में लाया जाए। तो यहाँ पर ओरल आंसर नहीं होता तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है एंड ये जो अर्जेंट करेक्टर ऑफ ओरल आंसर मीन्स कम से कम 10 डेज जो होगा वो मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस होना चाहिए फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन ऑर्डिनरी कोर्स। तो इसे कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जहाँ पे पहले 10 दिन की नोटिस दिया जाता है। नाउ क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, जो भी एमपीज नहीं मीन्स जो भी मिनिस्टर्स नहीं होते वो सभी प्राइवेट मेंबर हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है अंडर रूल 40 ऑफ द आरओपी एंड सीओबी इन लोकसभा। लेकिन अगेन जो सब्जेक्ट मैटर हो क्वेश्चन का वो किसी बिल से रिजोल्यूशन से रिलेट करना चाहिए जिसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल हो। एंड अगेन जो प्रोसीजर होगा कि क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा एंड किस तरीके के क्वेश्चंस एड्रेस किए जाएंगे मिनिस्टर से, ये सब स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं। Now parliamentary standing committees, again we have done it many a times, no need to read it again and again because अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड हमें जल्दी जल्दी सभी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो बस हम इसकी हेडिंग देखेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया है। बाकी स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, फाइनेंस कमेटी ये हम सब कर चुके हैं। तो सभी मीटिंग्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की वो इनडेफिनाइटली पीरियड के लिए डेफर्ड हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ COVID-19. Okay.
स्टैंडिंग कमेटी जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड हों, सिलेक्टेड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं, फाइनेंस जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स आती हैं। जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्हें अथॉरिटी मिलती है आर्टिकल 105 से, दैट इज़ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड आर्टिकल 118 जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एंड पार्लियामेंट बाउंड नहीं है इन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन से, ये भी ध्यान रखिएगा। सो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट है इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, बेटर इन्फॉर्म डिस्कशंस हो सकते हैं एंड लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस को समझने में पार्लियामेंट्रियंस को मदद मिलती है। डिटेल में हम कर चुके हैं, यहाँ मैंने सिर्फ आपको मेन जो हाईलाइटेड हैं वही बताया है। नाउ सुखना लेक इज़ अ लिविंग एंटिटी, तो ये ध्यान रखिएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखना लेक को लिविंग एंटिटी या फिर लीगल पर्सन घोषित कर दिया है। अब इस सुखना लेक के पास सभी राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होंगी लिविंग पर्सनस की। ये भी डिक्लेयर किया कि चंडीगढ़ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो लोको पेरेंटिस मतलब प्लेस ऑफ अ पेरेंट के उस पर रख दिया, उनको दर्जा दे दिया ताकि वो लेक को एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। ये ऑर्डर 2009 में पास किया गया था क्योंकि इसका जो वाटर लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है। तो सुखना लेक के बारे में ऑर्डर ने क्या कहा है कि अब ये लीगल एंटिटी होंगी। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्ट किया कि इसको वेटलैंड के तौर पे डिक्लेयर करें विद इन 3 मंथ्स। जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे सुखना कैचमेंट एरिया के, एंड इसे सर्वे ऑफ इंडिया ने डिमार्केट किया था 2004 में कि वो डेमोलिश कर देने चाहिए एंड दे शुड बी कॉम्पनसेटेड विद ₹25 लाख ईच। तो जो भी ऑनर्स होंगे जिनके जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो अप्रूव्ड किए थे कि वो रीलोकेट कर सकते हैं, तो अब उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड चंडीगढ़ ये भी इंश्योर करेगा कि जो एवरेज कैपेसिटी हो लेक की वो 100 to 150 हेक्टेयर बढ़े। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसे भी कम करेंगे ऑफ द चेक डैम्स ताकि रेगुलर फ्लो होता रहे वाटर का इनटू द लेक। एंड चंडीगढ़ को ये भी इंश्योर करना होगा कि कोई सीपेज लॉसेस ना हो, जो भी एक्वेटिक वीड्स हों उन्हें भी रिमूव किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नाउ व्हाट डज द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को इन्वोक करना और कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे ताकि वो सुखना लेक की कैचमेंट को अगेन सेव कर सकें। लीगल एंटिटी कौन होता है? हमारे की तरह नेचुरल पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन जो कि एम्बिट ऑफ लॉ के अंदर आते हों। सुखना लेक 1958 में बनाई गई थी, मैन मेड लेक है। ली कॉर्बसियर आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ ने बनाई थी, शिवालिक हिल्स के फुटहिल में है ये है। एंड इसके अंदर डिज़ाइन टू कलेक्ट रन ऑफ वाटर फ्रॉम द हिल्स से जितना भी पानी आता है उसको कलेक्ट किया जाता है। एंड ये जो लेक है ऑफिशियली नोटिफाइड है एज अ वेटलैंड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दैट इज होम टू सांबर, पैंगोलिन, वाइल्ड बोर्स, रेड जंगल फाउल्स, कोबराज एंड अदर स्पीशीज। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा 2018 में एक बेंच थी विच वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय जस्टिस शर्मा, उन्होंने स्टेटस दिया था लीगल पर्सन और एंटिटी को टू एनिमल्स इन हरियाणा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस शर्मा वॉज ये भी अगेन दोबारा बेंच के पार्ट थे 2017 में, गंगा एंड यमुना को भी लिविंग एंटिटीज़ का दर्जा दिया था जिसे लेटर स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जून 2019 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा कि जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ हैं हरियाणा के अंदर वो सभी लीगल पर्सन्स एंड एंटिटीज़ हैं। नाउ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, अगेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बिकॉज वी हैव डन दिस मेनी अ टाइम्स। सो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है दैट इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के फेवर में इलेक्शन कमीशन नहीं है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड दे कैंडिडेट्स को कि वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकें। मेन पर्पस यही है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं इट इज़ अननेसेसरी फॉर कंटेस्टेंट्स टू मेक मनी फ्रॉम पावरफुल मनीड इंटरेस्ट सो दैट दे कैन रिमेन क्लीन, क्योंकि काले पैसे को यहाँ से गोरा किया जाता है। तो पब्लिक फंडिंग गुड क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्टोरल कैंपेन्स करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के साथ उन्हें कॉन्टैक्ट बनाकर रखने होते हैं, बस जो उनका प्रोफेशनल स्टाफ होता है उन्हें पे करना होता है, पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं। तो पब्लिक फंडिंग एक नेचुरली और एक नेसेसरी कॉस्ट है डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी की। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है पब्लिक फंडिंग सोसाइटीज़ में जहां सिटीजन्स पॉवर्टी लाइन से ऊपर हों। दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डोनेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स। एंड अगर पार्टीज और कैंडिडेट्स एटलीस्ट बेसिक अमाउंट ऑफ मनी स्टेट से मिल जाएगा, सो कंट्री कुड हैव अ functioning multi-party system without people having to give up their scarce resources. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ पीपल ने क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ ग्रैपलिंग विद डेफिसिट बजट्स, वो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनी प्रोवाइड करेगी। एंड स्टेट फंडिंग जो होगा वो इनकरेज करेगा हर सेकेंड आउटपुट को कि वो भी पॉलिटिकल एरिना के अंदर आ जाए, क्योंकि फंड्स तो पैसे सरकार देगी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। नाउ जो स्टेट एक्सपेंडिचर है की सोशल फैक्टर्स पे, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ पिटीफुली स्मॉल। जो वेरी आइडिया है गवर्नमेंट का गिविंग अवे मनी, वो रिवॉल्टिंग ही है। तो पब्लिक फंडिंग के लिए जाना डिफ़िकल्ट क्यों है? अगेन वेरिएशन होती है। 4 to 15 MLAs हैं, 15 करोड़ रुपए खर्च करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 13,000 करोड़ रुपए हो गए। सरकार कहाँ से इतना पैसा देगी? अभी तो कोरोना से ही अभी पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। नाउ NPR डाटा यूजफुल फॉर वेलफेयर स्कीम सेज यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट पैनल को इन्फॉर्म किया कि कुछ डिटेल्स कलेक्ट करें ऑन एडिशनल क्वेश्चन सच एज डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स इन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ताकि एक बैक एंड डाटा प्रोसेसिंग हो सके एंड जो डाटा आइटम्स हैं डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के वो कंप्लीट हो सके फॉर ऑल द हाउस होल्ड्स। NPR की ज़रूरत क्यों है व्हेन वी हैव आधार? क्योंकि इससे जो चेंजेस हैं वो आ सकेंगे ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। NPR क्या होता है? नॉट गोइंग टू रीड इट नाउ, वी हैव डन दिस मैनी टाइम्स, सो नो नीड टू रीड दिस अगेन। नाउ प्ले अगेंस्ट गोगोईज नॉमिनेशन। तो एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कन्वेइंग वाइड स्प्रेड डिसक्वाइट एंड अनईज, जो ट्रिगर किया कि नॉमिनेशन हुई है चीफ जस्टिस इंडियन रंजन गोगोई की टू द राज्यसभा। तो जो पिटीशन है ये कोर्ट के इंटरवेंशन को देखती है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो इम्पोज किए जाते हैं ऑन द ऑफिस ऑफ द लोकपाल टू फॉर्मर जजेस एज वेल। तो पिटीशनर ने क्या डिमांड की? पिटीशनर ने कहा कि जो फॉर्मर जजेस हैं वो इंसुलेटेड होते हैं पोस्ट डिपार्टमेंट एल्योरमेंट से, जैसे कि लोकपाल, क्योंकि जो फेथ होगा जुडिशरी में अदरवाइज दैट विल ड्राई अप। तो इशू क्या है? कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जो ऐसी नॉमिनेशन को प्रोहिबिट कर सके, इसलिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। क्या एक्सेप्शंस करंटली हैं टू इंश्योर इंडिपेंडेंस? तो देखिए, आप जो बार है वो इम्पोज करता है ऑन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर हो गए हों कि वो प्लीड या फिर एक्ट नहीं कर सकते किसी और कोर्ट में या किसी और अथॉरिटी के सामने। लॉ कमीशन का क्या कहना है? जो 14th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उन्होंने इसके क्वेश्चन को कंसीडर किया एंड बिफोर फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन, तो रिपोर्ट ने कहा कि ये अनडिज़ायरेबल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वाई दे शुड लुक फॉरवर्ड टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये रिपोर्ट ने यही कहा कि ये अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, नाउ इसके रीजंस एक्सप्लेन करते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वाई दे शुड रेजिस्ट सच ऑफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लॉ कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो पार्टी होती है इन लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज इन द हाईएस्ट कोर्ट एंड एवरेज सिटीजन में विल गेट द इम्प्रेशन कि जो जज हैं वो हो सकता है फ्यूचर में एम्प्लॉय होने की सोच रहे हों गवर्नमेंट में, तो वो अपनी मतलब एक इंडिपेंडेंसी खो देंगे। तो इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस पर फर्क पड़ेगा एंड इट शुड बी डिसकंटिन्यूड। रंजन गोगोई जी को ऑफर किया था लेकिन उन्होंने ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दिस मीन्स क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका रिटायरमेंट हुए 5 महीने हुए हैं एंड उन्हें नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा में बाय द गवर्नमेंट। तो शॉर्टली बिफोर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स दिए, जैसे कि अयोध्या,
जजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उन्होंने जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट डील थी उसके रिव्यू को भी डिसमिस कर दिया था। उनके टेन्योर के टाइम पे ही जो एनआरसी है आसाम के अंदर वो प्रेस्क्राइब की गई, जिसमें 19 लाख लोग जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए। देन सबरीमाला टेम्पल रिव्यू, तो ये कुछ 3-4 केसेस जो उन्होंने दिए हैं। सो इसीलिए 16 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस क्या कहता है, इसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ दैट इज अडॉप्टेड एट अ चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस इन मई 1997। ये कोड यही कहता है कि किस तरीके से पोस्ट रिटायरमेंट कंडक्ट होने चाहिए। ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। नॉमिनेटेड मेंबर, आर्टिकल 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 12 को नॉमिनेट करेगी प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। नाउ नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इज वर्किंग ऑन द इस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी एक्सक्लूसिव बॉडी बनाई जाए जो रिवर्स को लिंकिंग करने के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सके, एंड उसे कहेंगे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। ये इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट दोनों प्रोजेक्ट्स को देखेगी एंड अरेंजमेंट्स भी करेंगे कि किस तरीके से फंड्स जनरेट हो सकें इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है, मींस ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन टू द वाटर डेफिसिट बेसिन्स। तो इससे जो शॉर्टेजेस हैं वो फुलफिल हो सकती हैं, चाहे वो वेस्टर्न या साउथ इंडिया हो या चाहे आपका गंगा बेसिन के ईस्टर्न पार्ट्स जहाँ पे फ्लड लगातार आता रहता है। जो आपके इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो 6 चल रहे हैं। केन बेटवा, जो कि अभी करंट अफेयर्स के अंदर हमने किया था। एक है आपका दमन गंगा एंड पिंजल, देन है आपका पर, तापी एंड नर्मदा, देन मानस, संकोश एंड तिस्ता गंगा, देन महानदी, गोदावरी एंड गोदावरी कावेरी। ये सब अथॉरिटीज़ के एग्जामिनेशन के अंडर है। पेनिनसुलर रिवर्स में देखें तो गोदावरी कावेरी लिंक, मीन्स ये अर्लियर प्रपोजल था टू लिंक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी रिवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सेंटर ने फोकस किस पे रखा, गोदावरी कावेरी लिंक पर रखा। एंड इससे पहले क्या प्रपोजल था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एंड कावेरी रिवर। तो ये एक्सपेंसिव होता है, इससे फॉरेस्ट भी डिस्ट्रक्ट होते हैं, वेटलैंड्स, लोकल वाटर बॉडीज, पीपल भी डिस्प्लेस होते हैं एंड फ्रेश वाटर का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा खतरा है मेराइन लाइफ के लिए। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, हैज़ स्टेड NAPA फॉर ऑर्डर डायरेक्टिंग जॉनसन एंड जॉनसन। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है नापा के ऑर्डर को, एंड जिन्होंने डायरेक्ट किया था जॉनसन एंड जॉनसन को कि वो 230 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करें, क्योंकि एलिजिटली प्रॉफिटेड बाय नॉट पासिंग ऑन बेनिफिट्स ऑफ GST रिडक्शन इन ओवर 306 आइटम्स इंक्लूडिंग बेबी प्रोडक्ट्स। तो ना दैट इज़ नापा, दैट इज़ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, इसे सेक्शन 171 ऑफ CGST मीन्स आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंदर बनाया गया था। एंड ये इंश्योर करता है कि जो रेट ऑफ टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाए एंड जो बेनिफिट हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो रिसिपेंट को पास किया जाए थ्रू कॉमन्सूरेट रिडक्शन इन प्राइजेस। अथॉरिटी का कोर फंक्शन यही है कि जो बेनिफिट हो GST के प्राइजेस के अंदर कमी का, वो मीन्स लोगों तक, अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुँचे। इसके अंदर एक सीनियर ऑफिसर होते हैं जो कि लेवल उनका होता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 4 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं सेंटर से एंड स्टेट से। अथॉरिटी के पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के अंदर इस इवेंट में इट कन्फर्म्स द नेसेसिटी ऑफ अप्लाइंग एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स, एंड पावर है टू ऑर्डर द बिजनेस कंसर्न टू रिड्यूस इट्स प्राइजेज or return the undue benefit availed along with interest to the recipient of goods and services. अगर undue benefit recipient को पास नहीं होगा then it can be ordered to be deposited in the consumer welfare fund, तो वो पैसा consumer welfare fund में जाएगा। एंड एक्सट्रीम केसेस के अंदर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है डिफॉल्टिंग बिजनेस एंटिटी पर, एंड रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है अंडर GST। नाउ कैरा चाइल्ड
Adoption Regulation Authority. So let me tell you, we have done this again. दोबारा मैं आपको बस इसका एक्ट बता देती हूँ. इंडिया के अंदर कोई भी इंडियन सिटीज़न या नॉन रेजिडेंट इंडियन एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 एंड द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890. कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सजेशंस एंड फीडबैक लेती है कि किस तरीके से जो अडॉप्शन है चाइल्ड का वो इजी किया जा सके, चाहे वो कोई एजेंसी हो या जनरल पब्लिक हो. सो कैरा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है. एक नोडल बॉडी है जो कि अडॉप्शन कराती है इंडियन चिल्ड्रन का, एंड मैंडेटेड है कि वो मॉनिटर एंड रेगुलेट करे इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस ऑल्सो. नाउ ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इंटर कंट्री अडॉप्शंस के साथ डील करती है. किसके अकॉर्डिंग? है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि इंटर कंट्री अडॉप्शन पर ही है. 1993 में बना था, गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया था 2003 में. इसके अंदर ऑर्फन, अबंडंट, सरेंडर चाइल्ड, कारा की बात कर रहे हैं, हैक की बात नहीं कर रहे हैं. कारा जो है वो डील करता है अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबंडंट एंड सरेंडर चिल्ड्रन विद इन थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज. रेगुलेशंस बनाना अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स के से रिलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर सेक्शन 68 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस, दैट इज केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. नाउ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो यस बैंक फाउंडर राणा कपूर को रिसेंटली ही अरेस्ट किया गया बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एंड बिकॉज उनके ऊपर चार्ज था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज PMLA. उन्होंने चीटिंग की IPC के अकॉर्डिंग, इलीगल ग्रेटिफिकेशन एंड मिसकंडक्ट किया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. So he was a scanner or under the scanner for granting grant large loans उन्होंने दिए to the crisis hit DHFL, that is Diwan Housing Finance Limited, and 600 करोड़ के. So ये आर्ग्यू किया गया कि जो सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोर्टगेज की DHFL ने फॉर द लोन्स दैट इट टुक. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास टू प्रोविजंस हैं, टू स्पेशल लॉज के. एक तो आपका FEMA 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. सो जो आपका जो डायरेक्टोरेट है वो फर्स्ट में 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, ताकि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज हैं उनको ना वायलेट करें अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. 1957 में जो ये यूनिट थी इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया, एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन 1960. 4 सालों के अंदर 73 से 77 में जो डायरेक्टोरेट है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ही रहा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. 2 लॉज, FEMA ध्यान रखिएगा एक सिविल लॉ है, क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, PMLA एक क्रिमिनल लॉ है. नाउ जो अदर फंक्शंस क्या हैं, जैसे कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 वो यहाँ पर आता है. आपका कॉफ पोसा, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 यहीं आता है. देन आपके जो स्पेशल कोर्ट्स जो सेक्शन 4 है PMLA का, फॉर द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से 1 या 1 से ज़्यादा सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं, एंड ये PMLA कोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. नाउ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019, आई थिंक ये भी हम कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ. इसे रिसेंटली ही पास किया गया राज्यसभा के अंदर. 1970 का जो एक्ट है वो अब रिपील्ड हो गया है, एंड 3 सालों के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स भी बनाई फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट द स्टेट लेवल. तो कॉन्स्टिट्यूशन करना इसका नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 29 मेंबर्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. 4 साल का इनका टाइम पीरियड होगा. रिकमेंड करेंगे इन्हें सर्च कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, 3 एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, एंड उनके पास कम से कम 2 के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ऑफ द फील्ड्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इनके फंक्शंस क्या हैं? पॉलिसीज़ बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है ये सब. देन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद,
बोर्ड ऑफ यूनानी, सिद्ध एंड सोवा रिक्पा। देन आपका मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस होगा जो कि सभी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ओपन है फॉर एडमिशन, ताकि इसके अंदर एडमिशन लिया जा सके। जो बिल है वो एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लेगा पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी। नाउ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर डीएसटी कुछ टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स इनवाइट किए कि किस तरीके से कोविड-19 से फाइट किया जाए, जैसे कि लो कॉस्ट मास्क हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव स्कैनिंग डिवाइसेस हो गई, सैनिटाइजेशन हो गया लार्ज एरियाज़ का, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हो गई, ऑक्सीजनेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 की अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की गई। मेन एम यही है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को डेवलप एंड कमर्शलाइज करना। एक है आपका गीटा, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए टीडीबी ने ये इस्टेब्लिश किया। एंड ये एक जॉइंट वेंचर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड टीडीबी का। इसका जो इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 51:49। जो आपका गीटा है दैट इज़ GITA, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हेल्प करेगा इन इम्प्लीमेंटिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विद डिफरेंट कंट्रीज अंडर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट्स। नाउ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स को यूज़ करें टू फाइट द नोवेल कोरोना वायरस डिसीज़। जो ये फंड्स होंगे ये सप्लीमेंट करेंगे, हेल्प करेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होते हैं। मेन एम यही है बेनिफिट ऑफ द पर्सनस के इंटरेस्ट के लिए काम करना। एंड ये जुरिस्डिक्शन ऑफ रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। फंड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट किया जाता है, हाई प्रायोरिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं एंड 60% फंड्स मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, देन आपका एक इसके अंदर ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिसके अंदर हाई प्रायोरिटीज़ इशू की जाती हैं DMFs को, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ एजेड एंड डिसेबल्ड एंड सैनिटेशन। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इसीलिए है। ओके, सो लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, हाउ द सेंटर्स प्लान्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ विल फंक्शन। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, लोकसभा में दिसंबर लास्ट ईयर पास हो गया था। यहाँ पे इंडिया की जो 3 डीम टू बी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, उन्हें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में बदलाव की बात कही जा रही है। दैट इज़ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली, देन राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। ठीक है, तो इसके अंदर संस्कृत का ही प्रमोशन के लिए काम होता है। ओके, कुछ अथॉरिटीज़ जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या होगा, एक तो कोर्ट होगा जो कि रिव्यू करेगा पॉलिसीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड मेजर्स भी सजेस्ट करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। 15 मेंबर काउंसिल होंगे जहाँ पे वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं सेंटर, जो कि चेयरपर्सन होते हैं। अकेडमिक एंड एक्टिविटी काउंसिल होगी जो कि सभी अकेडमिक पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करेगी। एक बोर्ड होगा स्टडीज़ का जो कि अप्रूव करेगा सब्जेक्ट्स फॉर रिसर्च एंड रिकमेंड करेगा मेजर्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, सभी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो प्रेसिडेंट होंगे वो विजिटर होंगे इन यूनिवर्सिटी के। सो थैंक यू सो मच। 50 पेजेस तक हमने कर लिया है एंड मेरी पूरी कोशिश है कि इसी महीने में विद इन दिस अप्रैल मंथ मैं आपको पूरा इसका मार्च का भी PDF प्रोवाइड कर दूं। उसके बाद क्योंकि हमें इकोनॉमिक सर्वे भी करना है, तो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, तो मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे भी हम कर लेंगे एंड वो भी आपका हार्डली 6 या 7 डेज़ का काम होगा, तो वो भी हो जाएगा। तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, साथ में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।